हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने नए टॉपिक गॉस के प्रमेय के बारे में देखेंगे। उससे पहले मैं उससे संबंधित थोड़ा सा रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। चलिए देखते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, ई हो, है ना, और उसके लंबवत स्थित पृष्ठ के क्षेत्रफल, ये देखिए दोनों एक दूसरे के क्या हुए, लंबवत, तो इससे लंबवत स्थित पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना हो, ds हो, तब उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाता है, फाई इक्वल टू कितना होता है आपका eds होता है। कितना होता है, फाई इक्वल टू कितना होता है, eds। यदि यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, ये पृष्ठ ds के साथ कितना कोण बनाए, पृष्ठ ds के अभिलंब के साथ कितना कोण बनाए बोलता है, थीटा कोण बनाए, है ना, अभिलंब। तब अभिलंब की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभिलंब की दिशा में कहने का मतलब इसकी दिशा में, अभिलंब की दिशा में, ये अभिलंब की दिशा देखिए, ये अभिलंब बन रहा है यहाँ पास, ये अभिलंब हुआ इसके लिए, तो अभिलंब की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक कितना हो जाता है आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक हो जाता है आपका, ये होगा आपका फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका ई डी एस कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ये वाला ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, है ना, ये वाला तो साइन में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अभिलंब की दिशा में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक कितना हो जाएगा, ईडीएस कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा। इसको आप समीकरण नंबर 1 दीजिएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉस थीटा को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, वेक्टर लग जाएगा, है ना, इसमें क्या लग जाएगा आपका, वेक्टर लग जाएगा। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पास कंडीशन देखते हैं। यदि, है ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, है ना, समीकरण किसमें, 1 में, ठीक है जी, समीकरण 1 में यदि क्या रखा जाए, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। यदि समीकरण 1 में हम क्या रखेंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे, थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे, 90 डिग्री। यहाँ पर देखिएगा भाई, है ना, थीटा का मान क्या करेंगे अपन, 90 अंश रखेंगे, तो थीटा का मान 90 अंश रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ई के जगह क्या आ जाएगा, ई रहेगा और ds का वैसे ही रहेगा, और ये cos थीटा के जगह कितना लग जाएगा, cos 90 अंश, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है आपका, 0 होता है। तो ये फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ई डी एस इंटू कितना हो जाएगा 0, तो फाई ई इक्वल टू कितना हो गया आपका 0, तो फाई ई का मान क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब ये बोला जा रहा है, यदि, है ना, ये 0 आ गया मतलब क्या हुआ, फाई ई मतलब 0 आ गया मतलब एंगल कितना हो गया तुम्हारा 0। तो यदि ये बोलता है, ये जो पृष्ठ है ना, ये जो पृष्ठ है, ये विद्युत क्षेत्र के कैसे रखा हो, समांतर रखा हो। ये देखिए, ये ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, तो विद्युत क्षेत्र कैसे स्थित हुआ, ये समांतर स्थित हुआ, है ना। यहाँ पास को देखना, इसको मत देखिएगा, यहाँ पास देखोगे कि लंबवत हो जाएगा, आपका जो वैल्यू आया उसको देखिएगा, 0 आया। यदि ये विद्युत क्षेत्र ये जो पृष्ठ है ds वो कैसा रखा हो, इस विद्युत क्षेत्र के कैसे समांतर स्थित हो, है ना, इस विद्युत क्षेत्र कैसे स्थित हो, समांतर स्थित हो, तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है। ये बात याद रखिएगा, आपका 1 नंबर में पूछ सकता है। दूसरा कंडीशन, यदि हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर इसमें 1 में, है ना, समीकरण नंबर 1 में क्या रखेंगे अपन, थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे, है ना, थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू ई डी एस और साथ में हो जाएगा कॉस 0 अंश, cos 0 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू ई डी एस इंटू कितना हो जाएगा 1, तो ये फाई ई इक्वल टू हो गया आपका ई डी एस, कितना आया, ई डी एस, कितना आया, ई डी एस, और यहाँ पास क्या होगा, अधिकतम, ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा इसका वैल्यू, यहाँ पास क्या होगा, न्यूनतम। तो मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये हुआ ये वाले का, है ना, यदि जो ये पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ है, ये पृष्ठ ds, ये हो गया विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र के कैसे स्थित हो, लंबवत स्थित हो। अब ये क्या हो गया, लंबवत स्थित है, ऐसे में समांतर था, ये देखिए क्या बन रहा है, लंब बन रहा है, लंबवत स्थित हो, तो इस स्थिति में उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ये बात याद रखिएगा, है ना। यदि ये क्या हो, विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो, है ना, पृष्ठ, तो वो कैसे होगा, उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0, और यदि वो अभिलंबवत स्थित हो तो उस स्थिति में उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, सबसे ज्यादा गुजरेंगे। अब यहाँ पास एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिएगा, यदि हम क्या करते हैं, यदि हम गॉस के प्रमेय के बारे में बात करेंगे, है ना, गॉस के प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद। चलिए देखते हैं, यदि ये पृष्ठ जो है ना, मान के चलते ये पृष्ठ क्या हो, ds ना हो के क्या हो, s हो, है ना, मतलब ये क्या है तुम्हारा पृष्ठ, एक मान के चलते पृष्ठ हो गया, पृष्ठ इसको लेके चलते हैं एस, ds ना लेके क्या करते हैं s। यदि ये क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे भागों से मिलकर बना हुआ है ना, ये देखो, यदि मान लो मैं ऐसे बांटता हूँ, ये देखिए बांट दिया मैं छोटे छोटे भाग से, ये छोटे छोटे भाग से बना हुआ है, तो प्रत्येक भाग का मान कितना लेके चलेंगे अपन, ds। अब यहाँ पास देखिए, ये प्रत्येक छोटे छोटे ds से मिलकर क्या बना है, एक बड़ा सा पृष्ठ बना है s, है ना। तो जब हम
गॉस के प्रमेय में अपन इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का, है ना, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे तो सबसे पहले हमको एक छोटे हिस्से का क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, है ना। ये जैसे कि पूरा क्षेत्रफल का मान कितना है, एस है ना, तो हमको इस क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे हिस्से से बना हुआ क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, है ना। एक छोटा हिस्सा लेके चलेंगे डीएस, तो पहले हमको छोटे हिस्से से गुजरे हुए से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकालना पड़ेगा। और जब हम इसका निकाल लेंगे छोटे हिस्से का, तब हम क्या निकालेंगे, बड़े हिस्से का। बड़े हिस्से मतलब ये पूरे एस से, ये पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। और उसका कैसे निकालेंगे, जो छोटे हिस्से का जो निकाले रहेंगे उसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अपन इसके बाद इसके मात्रक और विमीय सूत्र के बारे में, है ना। ये भी एक नंबर में आपको पूछ सकता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है और इसका विमीय सूत्र क्या है। ठीक है, विमीय सूत्र क्या है और विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो अपन देखते हैं सूत्र क्या होता है, फाई ई इक्वल टू होता है आपका ई डीएस है, तो ये हो जाएगा ई इंटू कितना हो जाएगा आपका डीएस। ठीक है, डीएस मतलब आपका ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक, तो ये फाई ई इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू इंटू कितना हो जाएगा, डीएस मतलब क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल का ये क्या होता है आपका, किसे ये करते हैं अपन, क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं अपन, उसका मात्रक क्या होता है, मीटर, तो ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एफ मतलब न्यूटन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, न्यूटन। और इसका मात्रक क्या होता है, ये क्या होता है आपका, ये आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा ये मीटर का वर्ग, एल है ना, क्षेत्रफल मतलब मीटर का वर्ग लगता है इसमें, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसका वर्ग लग जाता है क्षेत्रफल में। तो अब इस हिसाब से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये इसका क्या है, मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक बन जाएगा। या इसका इसी को ही हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर भी कहते हैं। इसका दूसरा मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर भी है, याद रखिएगा इसको। इसका पूरा दूसरा मात्रक क्या है आपका, वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक है, दूसरा मात्रक, है ना। तो आपको ये पूछ सकता है पेपर में, तो आप वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम भी लिख सकते हैं। अब इसके विमीय सूत्र के बारे में विचार करते हैं। ये इसका क्या हो गया, क्या निकल गया, मात्रक। अब हम देखते हैं यहाँ पास विमीय सूत्र के बारे में। तो इसका विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ सकता है। जैसे कि ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, मैंने आपको लिख दिया है, ये फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका, ई के जगह हम नीचे में क्या आ जाएगा आपका एफ, क्योंकि ई और ये हो गया तुम्हारा डीएस। ठीक है, ये फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ मतलब तुम्हारा बल, तो ये एफ इक्वल टू कितना हो गया क्यू, और साथ में तुम्हारा क्या है, डीएस मतलब आपका मीटर, तो ये हो गया तुम्हारा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका फाई ई, एफ मतलब तुम्हारा बल, और बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी की पावर -2, है ना। और साथ में क्यू का होता है तुम्हारा एटी इंटू कितना हो जाएगा आपका, ये मीटर का मतलब तुम्हारा, इसका किससे नापेंगे अपन, दूरी से, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम, है ना, एल, और इसका ये इसके घात में पूछने मतलब 1, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, एम एल की पावर 3 हो जाएगा। और ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना। और साथ में तुम्हारा क्या है ए, तो ये हो जाएगा आपका विमीय सूत्र, एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए। ठीक है, ये इसका क्या बन जाएगा आपका, विमीय सूत्र बन जाएगा। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में पढ़ेंगे, गॉस के प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं गॉस का प्रमेय कहता क्या है, गॉस का प्रमेय क्या कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। चलिए अपन पढ़ते हैं गॉस के प्रमेय के बारे में। चलिए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, है ना, वो है आपका गॉस का प्रमेय। क्या पढ़ेंगे अपन आज, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, है ना, ये गॉस का प्रमेय, तो इसका नाम गॉस इसलिए पड़ा, है ना। इस प्रमेय को, इस नियम को किसने ढूंढा था, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, वैज्ञानिक कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया था। इसलिए उसने अपने नाम से ही इस प्रमेय का नाम क्या दे दिया, इस नियम का नाम दे दिया गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय, तो सबसे पहले गॉस ने कैसे, गॉस ने एक क्या लिया, बंद पृष्ठ लिया, ये हो गया बंद पृष्ठ, और बंद पृष्ठ के अंदर क्या रखा, एक आवेश को रखा, है ना, एक आवेश को रखा। तो वो उसने देखा, तो उसने क्या, गॉस ने क्या किया, एक बंद पृष्ठ लिया और बंद पृष्ठ के अंदर एक क्या किया, आवेश लिया। तो इस बंद पृष्ठ और आवेश के बीच में एक निश्चित संबंध होगा,
है ना, कुछ ना कुछ तो क्या होगा, संबंध होगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ व्यवहारिक क्रियाएं होगी, है ना। तो वे व्यवहारिक क्रियाएं क्या होगी, वो संबंध क्या होगी, इसको प्रदर्शित करने के लिए, है ना, गॉस ने एक नियम का क्या किया था, प्रतिपादन किया था, एक नियम इन्वेंशन किया था, खोजा था। उसी नियम को ही हम क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय कहते हैं, है ना। उसी नियम को ही क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय। सिंपल सा ये है, गॉस ने क्या किया, एक बंद पृष्ठ लिया और बंद पृष्ठ के अंदर एक क्या किया, एक आवेश को रखा। तो ये बंद पृष्ठ और आवेश के बीच में क्या मतलब क्या संबंध होगा, ये कैसे व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, है ना, किस प्रकार से व्यवहार दर्शाएंगे दोनों, है ना, उसको दर्शाने के लिए, दोनों के बीच में संबंध दर्शाने, मतलब बंद पृष्ठ एस और आवेश के बीच में संबंध दर्शाने के लिए एक नियम का क्या किया था, प्रतिपादन किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय। तो आइए देखते हैं गॉस का प्रमेय क्या कहता है ना, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, इसको देखते हैं। गॉस का प्रमेय कहता है, ये हो गया आपका एक बंद पृष्ठ, है ना, कोई भी एक क्या कर दिया, बंद पृष्ठ। इस बंद पृष्ठ के अंदर क्या कर दिया अपन, एक आवेश प्लस क्यू ले लिए, है ना। तो अब इससे कितने दूरी पर बिंदु O हो गया, इससे कितना दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। इस पर हमको क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो जाएगा, ये आपका E, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय बोलता है, किसी भी बंद पृष्ठ, ये हो गया तुम्हारा बंद पृष्ठ, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, जैसे कि ये क्या हो गया, आपका विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ये बल रेखा है ना, ये क्या हो गया, आपका बल रेखा है। तो ये हो गया, ये बल रेखा है, तो मतलब ये क्या हुआ, विद्युत फ्लक्स हुआ, है ना, जैसे अभी विद्युत फ्लक्स के बारे में बात किए हैं। ये हो गया, ये प्लस क्या, जिससे गुजर रहा है ना, ये आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये क्या हुआ, विद्युत फ्लक्स हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ ना विद्युत फ्लक्स। ये बोलता है, किसी भी बंद पृष्ठ ऐसे गुजरने वाला विद्युत जो फ्लक्स है, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित, इस बंद पृष्ठ के अंदर क्या है, उपस्थित आवेश प्लस क्यू, है ना, इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित प्लस क्यू आवेश का कितना गुना होता है, बोलता है एप्सिलॉन 0 गुना, है ना, क्यू, है ना, ये आवेश हो गया, उसका 1/एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये क्या बोला, कौन बोला, गॉस ने बोला, है ना। ठीक है, आगे समझ में, वापस रिपीट कर रहा हूं, सिंपल से, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। गॉस ने क्या लिया, बंद पृष्ठ लिया, ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ये हो गया, मान के चलते विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित, ये बंद पृष्ठ हो गया, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है, बोलता है 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये किसने बताया, गॉस ने बताया। ये प्रमेय मतलब इन दोनों के बीच में, किसके किसके बीच में, बंद पृष्ठ और किसके बीच में संबंध दर्शा दिया, आवेश के बीच में। अब हमको इसी को क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है दोस्तों, इसको देखिएगा, आपको करना है सिद्ध फाई ई इक्वल टू, है ना, क्योंकि फाई ई किसको दर्शाता है, विद्युत फ्लक्स को। तो फाई इक्वल टू आपको क्या करना है, ई वेक्टर ds वेक्टर इक्वल टू आपको क्या करना है, q अपॉन एप्सिलॉन 0, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फाई इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए इसके बारे में हम क्या करते हैं, विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। तो मान के चलते हैं, माना कि ये ऐसे क्या है, ये जो बनाया हूं बंद पृष्ठ, कहीं से ये खुला हुआ नहीं रहना चाहिए, है ना। मान के चलते हैं, ऐसे क्या है, आपका बंद पृष्ठ है ना। इस बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर एक क्या है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे कितना दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू कितना हो जाएगा आपका Q अपॉन R²। ये कहां से आया है, आपका कूलाम का नियम वाले जैसे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, है ना। मान के चलते हैं, माना कि ऐसे क्या है, बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर मूल बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इस मूल बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, आपका P, है ना। इस बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र, मतलब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, E इक्वल टू 1/4π, है ना, कितना हो जाएगा आपका, वापस लिख देता हूं मैं, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू कितना हो जाएगा, Q अपॉन R²। इसको देना आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे समझ में, अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु P के, है ना, अपने को क्या करना, इस बिंदु P के घेरे हुए अल्प पृष्ठ की क्या करते हैं, अपन कल्पना करते हैं। ये हो गया, मान के चलते अल्प पृष्ठ, इस बिंदु P के घेरे हुए अल्प पृष्ठ, है ना, ये हो गया आपका, इस बिंदु P के घेरे हुए अल्प पृष्ठ की हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, है ना। इसका ये हो गया क्षेत्रफल, मान के चलते हैं ds, है ना। अब ये इसके अभिलंब की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो गया आपका, इसको n कर देते हैं। अब दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, यदि इनके बीच बनने वाला कोण क्या हो, थीटा हो, तो देखिए यहाँ पास कौन सा कोण बन रहा है, थीटा। वापस रिपीट कर रहा हूं, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु P के घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, है ना। अब इसके सीमा को आप इससे क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, दोनों की परिसीमा को आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, ठीक, मिला दिए।
है ना। ये अल्प पृष्ठ हो गया डीएस। अब इस डीएस की दिशा कहाँ होगी, इधर होगी, डीएस वेक्टर की दिशा, है ना। किसके अनुदिश होगी, अभिलंब पी एन के क्या होगी, अनुदिश होगी। क्योंकि ये अभिलंब होगा, कैसे अभिलंब होगा, देखिए ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पास, 90 डिग्री का, है ना। ये यहाँ पास कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो इसके क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। तो इसकी किसके अनुदिश हो जाएगा, ये अभिलंब पीएन के क्या हो जाएगा, अनुदिश हो जाएगा, उसकी दिशा में हो जाएगा। ठीक, इतना समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये डीएस हो गया। ठीक, अब यहाँ पास देखिए मैंने आपको बताया था उदाहरण देके, ये मान के चलते हैं पृष्ठ एस है ना। तो इसको हम कई सारे हिस्सों में बना हुआ मान सकते हैं। यदि मैं यहाँ पास इसके ऊपर में एक और छोटा सा पृष्ठ बन रहा है पृष्ठ, ऐसी क्या हो सकते हैं, बहुत सारे पृष्ठ। तो हम पहले क्या किसका निकालेंगे, अल्प पृष्ठ का, है ना। तब हो जाएगा अल्प पृष्ठ डीएस से, पहले आपको पूरा थ्योरी लिखना पड़ेगा। थ्योरी लिखना पड़ेगा कहने का मतलब है क्या लिखोगे, इसके बाद आपको लिखना है ना। अब हम इस बिंदु पी के घेरे हुए अल्प पृष्ठ किसकी कल्पना करते हैं, डीएस की कल्पना करते हैं, है ना। अब इस पृष्ठ डीएस की दिशा कहाँ होगी, अभिलंब पीएन के अनुदिश होगी, है ना। और इसके बीच में कौन सा कोण बनेगा, थीटा कोण बनेगा। तो चलिए देखते हैं, है ना। तब इस पृष्ठ डीएस से, ये जो पृष्ठ डीएस बनाए हैं, इस डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान लिखेंगे। तब अल्प पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, है ना, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा आपका। विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं, फाई से, है ना। किससे दर्शाते हैं अपन, फाई ई से। चूंकि ये पृष्ठ कैसे डीएस से गुजरा, इसलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, डी फाई ई हो जाएगा। इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये ई वेक्टर और साथ में हो जाएगा डीएस वेक्टर, है ना। ई वेक्टर कितना हो जाएगा, डीएस वेक्टर। जब वेक्टर को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ई डी एस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ई डी एस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा समीकरण नंबर 1 में किसका मान है, ई का, है ना। मतलब ये क्या हो गया, डी फाई ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिए ये ई है, इस ई का मान कहां से रखेंगे अपन, समीकरण नंबर 1 में। देखिए यहाँ समीकरण नंबर 1 में क्या है, ई का वैल्यू है। यहाँ लिखोगे समीकरण कहां से, 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, ई का मान रखेंगे, है ना। ई का मान रखने पर, ठीक है। अब ई का मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये ई की जगह क्या आ जाएगा, 1/4 क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ पास लिख दीजिए डी फाई ई को आप हमेशा सफिक्स में रखिएगा, है ना। इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई की जगह में 1/4 और कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और साथ में कितना है आपका, डी एस कितना है, कॉस थीटा। ठीक है, ये देखिए इधर डीएस कॉस थीटा है तो इसको हम लिख दिए डीएस कॉस थीटा। अब इसके बाद आप इसको क्या कर लीजिए, एक साथ कंबाइंड जैसा भी लिखना है लिख लीजिए। अब कैसे लिखेंगे इसको आगे देखिएगा, यही बात समझना है आपको। ये हो जाएगा आपका कितना है, इधर देखिए डी फाई ई, ये हो जाएगा आपका डी, यहाँ पर से देते हैं, ये हो जाएगा आपका डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ पर कितना 1/4 मैं क्या करता हूँ, क्यू को ऐसे ले लेते हैं अपन, 1 ना लेके क्यू अपॉन 4πε0 ले लेते हैं, इंटू कितना ले लेते हैं, डी एस कॉस थीटा, है ना। देखिए यहाँ पास क्या है आपका, ये डी एस और कॉस थीटा है, क्यू को मैं इसके साथ कर दिया तो डी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो डी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया, आर स्क्वायर, है ना। अब आप इसका वैल्यू जानते हो, चूंकि क्या होता है, डी ओमेगा इक्वल टू होता है आपका डी एस कॉस थीटा अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था, है ना, इसके बारे में। चूंकि क्या होता है आपका किसका वैल्यू, डी ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, डी एस कॉस थीटा अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। डी एस कॉस थीटा अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर। यहाँ पर साइड में लिख लीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी एस कॉस थीटा अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको बताया था, 2 वैल्यू बताया था डी ओमेगा का। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसके जगह हम क्या आ जाएगा, डी ओमेगा आ जाएगा। तो ये हो गया आपका डी फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 और साथ में कितना हो जाएगा, डी एस कॉस थीटा आर स्क्वायर के जगह कितना आ जाएगा आपका, डी ओमेगा। ये समीकरण नंबर 2 दे देना, है ना। अब हम लेके चलेंगे, ये किसके लिए निकला, ये किसके लिए निकला, ये अल्प पृष्ठ डीएस के लिए, है ना। किसके लिए निकला, ये जो अल्प पृष्ठ बनाया है बिंदु पी के घिरे हुए, इसके लिए निकला। क्या निकला, विद्युत फ्लक्स का मान। अब हम लिख लेंगे ये पूरे पृष्ठ एस से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, है ना। अतः पृष्ठ क्या है तुम्हारा एस, ठीक है। पृष्ठ एस से गुजरने वाला क्या हो जाएगा, संपूर्ण विद्युत
फ्लक्स ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये डी फाई न लग के क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन आप क्या हो जाएगा आपका, देखिए समाकलन संपूर्ण का दर्शा रहा है। अब जब ये क्या हो जाएगा, ये जीरो लगाया हूं, नॉट लगाया हूं, मतलब है ये किसको दर्शा रहा है, बंद पृष्ठ को दर्शा रहा है। ये जो जीरो लगा है नॉट, वो किसको दर्शा रहा है, बंद पृष्ठ को, और ये समाकलन संपूर्ण को दर्शा रहा है। तो ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा आपका, डी फाई ई, है ना, डी फाई ई। इसका क्या कर देंगे, डी फाई ई का क्या कर देंगे, समाकलन। अब डी फाई ई के जगह हम क्या है, क्यू अपॉन 4 नॉट और डी ओमेगा। ये हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू समाकलन ऑफ, है ना, कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में हो जाएगा आपका डी ओमेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का समाकलन नहीं होगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा समाकलन आप कितना, डी ओमेगा। मैंने आपको बताया था चूंकि डी ओमेगा, है ना, किसी भी पृष्ठ के द्वारा, है ना, ये देखिए यहाँ पास ये है तुम्हारा किसी भी पृष्ठ, ये पृष्ठ हुआ, ये वाला पृष्ठ, तो किसी भी पृष्ठ के द्वारा ये हो गया बिंदु, किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण। और इस घन कोण का मान कितना होता है, 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई। तो ये कितना हो जाएगा, डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगा, चूंकि डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा आपका, ये डी ओमेगा का समाकलन हो गया, कितना हो जाएगा 4 पाई। ये 4 पाई से ये 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो क्या बचेगा आपका फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 आ गया। हमको यही क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए आ गया, ये देखिए हमको क्या सिद्ध करना था, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये हो गया सिद्ध। यही आपका क्या है, गॉस का प्रमेय है। आगे समझ में इतना, यही क्या है आपका गॉस का प्रमेय है। ठीक, ये आपका गॉस का प्रमेय हो गया, देख लीजिए भाई। ठीक, वो आपका क्या है, गॉस का प्रमेय। आपके पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है ना, गॉस का प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, है ना। नहीं समझ आएगा तो आप वापस हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फोन करके पूछ सकते हैं, या आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं 9993705758। इस नंबर पे आप हमें फोन करके कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, है ना। कोई भी डाउट हो, नोट्स के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपको इस चैप्टर का पूरा नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू। हाँ, अब इसके बाद, है ना, इसके बाद इसके कंडीशंस है ना, क्या है, यदि मान लो ये 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में आएगा तो इस कंडीशन को भी पूछ सकता है। तो इसमें 2 कंडीशन बनता है। चलिए मैं बता देता हूँ दोनों कंडीशन के बारे में। ठीक है, ये वहां तक का समझ आ गया, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकला, मैं इधर का मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके कंडीशन के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, विचार करते हैं कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है। इसमें 2 कंडीशन हो सकता है। एक है आपका कंडीशन फर्स्ट में आएगा, आपका फर्स्ट नंबर है तुम्हारा कंडीशन फर्स्ट, जब बंद पृष्ठ, ये देखिए बंद पृष्ठ के अंदर अभी केवल कितना आवेश है, एक आवेश है। जब बंद पृष्ठ के अंदर, इसको दे दीजिएगा आप समीकरण नंबर कौन सा दिए थे अपन, 2 के बाद ये 3 दे दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 3 दे देना, है ना। जब क्या बोलते हैं कि कंडीशन, जब बंद पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश मतलब Q1 Q2, है ना, डेज Qn आवेश हो, बहुत सारे आवेश, है ना, आवेश स्थित हो, तो, है ना, समीकरण नंबर कहां से, 3 से, समीकरण नंबर 3 से। वो समीकरण नंबर 3 है, देखिए फाई ई, ये हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू, देखिए वहां केवल कितना आवेश है, एक आवेश, तो हम इसमें क्या कर देंगे, बहुत सारे आवेश है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डेज कहां तक का जाएगा, Qn तक का जाएगा। आपका यहाँ नीचे हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, फाई इक्वल टू, जब यहाँ पास ये क्या हो गया, समेशन, सम ऑफ, है ना, ये किसका चिन्ह है, सम ऑफ। जब हम समेशन लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका Q डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 0। और ये कहां से कहां तक का डिपेंड करेगा, 1 से लेकर कहां तक का, n तक का, है ना। Q का वैल्यू कहां से लेके, Q बराबर 1 से लेकर कहां तक का, n तक का क्या करेगा, ये जाएगा। तो Q अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 0। तो ये किसके लिए हो गया आपका फार्मूला, किसके लिए हो गया, समेशन ऑफ Q अपॉन कितना हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए हुआ, जब बंद पृष्ठ के अंदर, ये बंद पृष्ठ में अभी केवल एक ही आवेश है, यदि मान लो इसमें Q1 Q2 Q3 बहुत सारे आवेश स्थित हो, तब के कंडीशन में इसका ये क्या हो जाएगा, फार्मूला ऐसे हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका Q से लेकर कहां तक का 1, Q का वैल्यू कहां से लेकर 1 से लेकर कहां तक का, n तक का, Q डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये इसके लिए क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन। अब देखते हैं अपन सेकंड कंडीशन के बारे में। तो सेकंड कंडीशन के लिए,
है ना, मैं यहाँ बता देता हूँ। सेकंड कंडीशन के बारे में इस तरफ देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इधर मैं मिटा देता हूँ कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड बोलता है, सेकंड कंडीशन, यदि आवेश कहाँ स्थित हो, बोलता है आवेश, है ना, ये जो Q है, आवेश Q है, आवेश मैं वापस लिख देता हूं, ये हो गया Q, बंद पृष्ठ के बाहर, बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो। चलिए इसको देखते हैं कैसे। ये हो गया एक, क्या हो गया, बंद पृष्ठ बन गया, ठीक है जी, ये बंद पृष्ठ बन गया, है ना। ये आवेश यहाँ स्थित हो बोल रहा है, ये आवेश, तो ये देखिए ये हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ये देखिए ऐसे ये बन गया। तो यहाँ पास एक क्या बन रहा है, अल्पा पृष्ठ DS1 कर देना, इसको अल्पा पृष्ठ क्या कर देना, DS2, है ना। ये हो गया, ये वाला हिस्सा आपका बन गया DS1 और ये वाला हिस्सा बन गया आपका DS2, है ना। ये क्या बन जाएगा, DS2। यहाँ पास देखिएगा ये आवेश कहाँ स्थित हो बोलता है, यहाँ बंद पृष्ठ के बाहर, ये बंद पृष्ठ हो गया S, इसके बाहर स्थित हो बोलता है। तब इस कंडीशन में, है ना, विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा इसको देखते हैं, ठीक है। ये एक नंबर में कभी कभी पूछता है ना, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो विद्युत फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पास देखिए कितना होगा, तो यहाँ पास देखिएगा, चलिए हम क्या लेके चलते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में हम क्या पढ़े, दो प्रकार, एक पढ़े थे धनात्मक और ऋणात्मक। तो ऋणात्मक किसको बोले थे, जब बल रेखाएं, है ना, कहाँ पृष्ठ के अंदर गुजर रही हो, मतलब पृष्ठ से अंदर जा रही हो, है ना, तो वहां पास वो क्या होता है, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और जब पृष्ठ से बाहर निकल रही हो, देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, ये पृष्ठ, तो पृष्ठ के कहाँ प्रवेश कर रही है, अंदर प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पास विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और यहाँ पास विद्युत फ्लक्स का मान, यहाँ देखिए ये यहाँ पास क्या हो रहा है, बाहर निकल रही है, पृष्ठ से क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है, देख लीजिए। तो यहाँ पास इसका वैल्यू क्या होगा, धनात्मक, मतलब यहाँ ऋणात्मक होगा और यहाँ क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। तो चलिए देखते हैं, चित्र में पृष्ठ DS1 से आपको लिखना है, चित्र में पृष्ठ DS1 से गुजरने वाला, है ना, ये कहाँ प्रवेश कर रहा है, विद्युत बल रेखाएं कहाँ पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही है, तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, d फाई E इक्वल टू, माइनस में आएगा Q/4πε0 और साथ में d ओमेगा होगा। या आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, या ऐसा भी लिख सकते हैं, फाई E इक्वल टू माइनस Q/ε0 भी लिख सकते हैं, है ना। अब इससे दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, इसके बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है तो ये कितना हो जाएगा, d फाई E इक्वल टू, क्योंकि पृष्ठ DS2 से क्या हो रहा है, तुम्हारा विद्युत फ्लक्स कहाँ निकल रहा है ना, बाहर निकल रहा है, तो वहां पास विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। तो यहाँ ऋणात्मक और यहाँ धनात्मक, तो Q/ कितना हो जाएगा, 4πε0 और क्या हो जाएगा, d ओमेगा, है ना। अब यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, अतः कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये फाई E इक्वल टू हो जाएगा, आप इसको d फाई E, है ना, ये फाई दोनों को क्या करोगे, आप जोड़ोगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस Q/4 पर कुल कर रहे हैं, मतलब टोटल, मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो d ओमेगा प्लस कितना हो जाएगा, Q/, है ना, 4πε0 और साथ में हो जाएगा d ओमेगा। ये प्लस और ये माइनस में, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और कटेंगे कितना बचेगा आपका, फाई E इक्वल टू कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो मतलब कंडीशन सेकंड में क्या होगा, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, फाई E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कभी कभी ये जो क्वेश्चन है केवल इसका सेकंड कंडीशन एक लाइन में पूछता है, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो आप स्पष्ट यहाँ पर समझ आ रहा है, ये कितना होगा आपका, 0 होगा। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो आपको आसानी से मिल सके, है ना। लाइक, सब्सक्राइब, एम से वर्क शेयर करें। थैंक यू।